हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। क्लास 10th मैथ्स का जो आपका पेपर होने वाला है वो 10 मार्च को होने वाला है, जिसके लिए आज हम कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी आपके बुक के फार्मूलाज हैं और जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम होंगे हर एक चैप्टर के और साथ में रूल है, सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। आपके जो एनसीईआरटी में जो आपका सिलेबस है मैथ्स का, एक चैप्टर रिड्यूस है कंस्ट्रक्शन, यानी 14 चैप्टर है। इस सारे 14 चैप्टर को 1 बाय 1 करके सारा का फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो फार्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो दो नंबर दे रहेंगे उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम निकलेगा। जहाँ से आप दो और फार्मूले निकाल सकते हैं, यहाँ से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड में एलसीएम आ जाएगा। सेम एलसीएम निकालने के लिए डिवाइड में एचसीएफ कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके पेपर में जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम थ्योरम की बात करें तो जो थ्योरम नंबर 1.3 है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम बन जाता है और बहुत ही इजी थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है कि P अगर हम एक प्राइम फैक्टर लेते हैं तो P अगर एक प्राइम फैक्टर है तो वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो बहुत ईजी है। P एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या करेगा, ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ए को भी डिवाइड करेगा। सिंपल बातों में कहें तो अगर कोई प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है तो किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इतनी सिंपल सी बात है जो आपके थ्योरम में दिया है। इसके बाद जो अगला थ्योरम है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 1.4 जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। प्रूव पूछा जाता है कि √2 इज इरेशनल, तो इसको प्रूव कैसे करना है सारा मेथड आपको एनसीईआरटी में दिए, स्टेप बाय स्टेप आप उसको कर लेंगे। जो आपको हम समझा देते हैं कि ये किस तरह से करना है। √2 इरेशनल नंबर है तो ये प्रूव करने के लिए आपको कंट्राडिक्टरी मेथड का इस्तेमाल करना है। इसमें क्या करना है, रेशनल को हमको इरेशनल को रेशनल मान लेना है। हमको लेट कर लेना है कि √2 एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है तो वो PYQ के फॉर्म में होगा और उसके कॉमन फैक्टर जो होंगे वो 1 होंगे। ये आप रेशनल नंबर पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर कितने होते हैं, कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। ठीक है, जब आप इसको रेशनल मान के देखेंगे, मान के स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आप उस पिछला जो थ्योरम है उसका इस्तेमाल करेंगे कि कोई नंबर है अगर वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा, जिससे आपको इस नंबर का एक और फैक्टर मिल जाएगा और एटलीस्ट इसमें 2 कॉमन फैक्टर निकल जाएंगे। और रेशनल नंबर के एक ही कॉमन फैक्टर होते हैं, जिस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आपका वो भी गलत साबित होगा। और आपका कॉन्ट्राडिक्शन गलत होगा तो इससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको अच्छे से कर लेंगे। और इस चैप्टर का जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अगर हम रेशनल और इरेशनल को जोड़ते हैं तो इरेशनल आएगा और रेशनल और इरेशनल को डिफरेंस निकालते हैं उसका तो भी इरेशनल आएगा। दूसरा है प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर हम नॉन जीरो का बात करें, नॉन जीरो रेशनल ले और इरेशनल नंबर ले, उसका प्रोडक्ट करें तो भी इरेशनल आएगा और उसके कोशेंट का करें तो भी इरेशनल आएगा। ये इस चैप्टर के मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। और इसके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझते हैं। आपको जो पॉलिनोमियल का वो आपको जनरल फॉर्म याद रखना है। क्या होता है, ax² + bx + c। इसमें आपको 2-3 बातें समझनी। सबसे पहले हम समझेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, ये जो आपको x टर्म दिख रहा है, x टर्म जो है वो वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वैल्यू चेंज होते रहता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। आप सिलेबस में पढ़ेंगे x, y, z, ये सब आपको वेरिएबल में पढ़ना। और वेरिएबल्स में जो आपको मल्टीप्लाई में लगा हुआ टर्म दिख रहा है, जो a b दिख रहा है, ये इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। a का बात करें तो a एक x² का कोफिशिएंट है और b x का कोफिशिएंट है, तो ये कोफिशिएंट कहलाएगा। और ये जो लास्ट वाला टर्म दिख रहा है जिसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। इसके बाद हम पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं, 3 काइंड्स में पढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, और ये डिसाइड कैसे होता है, इसके लिए आपको डिग्री समझनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री कहे तो डिग्री क्या होता है, जो x जो टर्म आपका दिया रहता है वेरिएबल्स, इसका पावर देखना है। अगर x का पावर 1 आया
तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और x का पावर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और x टर्म का पावर अगर 3 आ जाएगा तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसका आपको जनरल फॉर्म याद रखना, जनरल फॉर्म भी बहुत ईजी है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो वो ax प्लस b के फॉर्म में लिखा आता है। और आपको एक बात याद रखना है कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता कभी भी। a जो है वो आप कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन a नेवर इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो x टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में x टर्म खत्म हो जाएगा तो फिर ये एक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का अगर हम जनरल फॉर्म बात करें तो वो होगा ax स्क्वायर जोड़ का bx और प्लस का c। इसमें भी आपको वही बात याद रखना कि a नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक का बात करें जनरल फॉर्म की तो ax क्यूब प्लस का bx प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, और इसमें भी आपको याद रखना है a नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 होगा तो x क्यूब टर्म खत्म हो जाएगा, और x क्यूब ही खत्म हो जाएगा, डिग्री 3 खत्म हो जाएगी, तो फिर ये क्यूबिक नहीं कहलाएगा। इसके बाद जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पढ़ना है, जो आपको जनरल फॉर्म याद रखना है। अब इसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दो फार्मूले पढ़ने हैं। सम ऑफ जीरो अगर हम इसका बात करें तो वो आपको पढ़ना है, जो दो जीरोज उसको हम पहले मानते हैं क्या, एक को अल्फा मानते हैं दूसरे को बीटा मानते हैं। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई। बी और सी क्या है, ये आपका बी हो जाएगा तो माइनस बी, और ये ए अपॉन में आ जाएगा, फिर सी अपॉन ए या अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो। और ये अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, ए एक्स क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, तो इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों का आपको पढ़ना होता है। अगर तीनों का अगर हम सम निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा। अगर अल्फा इंटू बीटा निकाले, फिर बीटा इंटू गामा निकाले, फिर गामा इंटू अल्फा निकाले, और फिर तीनों का सम करें तो वो सी बाई ए के इक्वल आएगा। और हम अल्फा बीटा और गामा तीनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो माइनस डी बाई ए आएगा। ये आपको फॉर्मूलाज याद रखने जो इस चैप्टर के। इसके बाद इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को कहेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आप माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए वहाँ से निकालेंगे, और इस फॉर्मूला से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे के अल्फा बीटा पूछे तो आप निकाल सकते हैं, और आपको अल्फा जो बीटा यानी सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसका वैल्यू देगा, उससे बोलेगा पॉलिनोमियल बनाने के लिए, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये नेक्स्ट चैप्टर है, और इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं। तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको पढ़ना है, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फार्मूला और कंसेप्ट आपके बनते हैं वो ये बनते हैं कि आपको ग्राफ दिया रहता है, उसमें आपको 3 लाइन के बारे में पढ़ना है। 3 लाइन के बारे में पढ़ना है। क्या क्या लाइन है, पहला इंटरसेक्टिंग। पहला क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन आपस में कट करेगा तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग, ये आप ग्राफ में देख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के पास वन सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या हुआ, जो कट कर रहा है वो सॉल्यूशन हुआ। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के पास वन सॉल्यूशन होता है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और ये कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट होता है। इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, और फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है इंटरसेक्टिंग वाले के लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये आपको पढ़ना है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटरसेक्टिंग के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें आपका पैरेलल लाइन के लिए, किसके लिए, पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए पैरेलल हैज़ नो सॉल्यूशन। पैरेलल कहीं पे कट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा, पैरेलल के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये इनकंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट होता है। और इसका फॉर्मूला की बात करें तो a1 बटे a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी पहला दो टर्म तो बराबर होगा, लेकिन लास्ट वाला अगर इक्वल नहीं होगा तो वो हम पैरेलल के लिए पढ़ते हो, और इसके पास कोई सा सॉल्यूशन नहीं होता है। तीसरा आपको जो पढ़ना है वो कोइंसिडेंट लाइन के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है, कोइंसिडेंट। जब एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस करे तो उसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे, यानी सॉल्यूशन उसके इन्फिनाइट बनेंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे, और ये कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट कहला जाएगा। और इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे। आप जो 2 वेरिएबल्स पढ़ना है तो उसके लिए जो जनरल फॉर्म होता है वो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो आपका इक्वेशन होगा उसके लिए a2x b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। और यहीं से हम तीनों फार्मूलाज पढ़ेंगे। इंटरसेक्टिंग के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ये दोनों हम इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। फिर वहाँ से आप पैरेलल के लिए पढ़ेंगे और वहाँ से आप कोइंसिडेंस के लिए पढ़ेंगे। तो ये आपको ग्राफिकल वाला में यानी लीनियर इक्वेशन में ये आपके मेन फार्मूले होंगे जो आपको याद रखना। अगला चैप्टर बात करें, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर बात करें होता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको वेरिएबल देखना है x, और x का जो आपको फॉर्म दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको इस फॉर्म में दिखेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल जो होता है आपका यहीं तक है। जब हम इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेट करना, जब हम उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो वो इक्वेशन कहलाएगा। अगर हम 0 से इक्वेट नहीं करते तो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा, और a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होंगे। और a b c क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि a को हम 0 नहीं रखेंगे, 0 रखने पे x² टर्म खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए हम तीन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एक प्राइम फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिसमें हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, वहाँ से हमको x की वैल्यू निकल जाती है। इसके बाद हम कंप्लीट स्क्वायर का भी मेथड करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, a+b के होल स्क्वायर का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला बनेगा वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? जो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अपॉन में 2a। अब ये जो आपको ध्यान देना है, ये जो b² रूट के अंदर b² 4ac दिखता है, इसी को हम d भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो ये फार्मूला आपको इस तरह से भी दिख सकता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन में 2a। तो ये जो b² - 4ac है ये d ही है। और ये d जो है वो आपके नेचर ऑफ रूट्स वाले जो टॉपिक है उससे आपको नेचर बताएगा, रूट्स का नेचर क्या है। तो अगर हम d निकालते हैं और d जो होता है यानी b² - 4ac की बात करें, d अगर 0 से बड़ा है, d अगर आपका 0 से बड़ा आता है यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है, तो हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, यानी रियल रूट्स निकलेंगे, साथ में अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे। लेकिन अगर d आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, अगर ये इक्वल टू 0 आता है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो भी रियल रूट निकलेंगे, साथ में इक्वल निकलेंगे, इक्वल एंड रियल रूट निकलेंगे। अगर d जो है वो निगेटिव हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है, तो रियल रूट ही नहीं निकलेंगे, नो रियल रूट निकलेंगे। ये आपको नेचर ऑफ रूट में पढ़ना है, तो ये आपको नेचर ऑफ रूट के लिए हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपका AP है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहली बात समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या। तो लिस्ट ऑफ नंबर होता है इन विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर d, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है, a होता है। द फिक्स नंबर d इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। एक सीरीज बनाते हैं नंबर्स की, जिसमें आपको ध्यान जो देना है वो है कॉमन डिफरेंस पे। जो कॉमन डिफरेंस हम ऐड करते जाते हैं वो इक्वल होता है, उसी इक्वल ऐड करते जाके अगर एक सीरीज बना देते हैं इस तरह से, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, AP कहलाता है, जिसका आपको जनरल फॉर्म में ये A है जाएगा फर्स्ट टर्म, और इस फर्स्ट टर्म में हम क्या ऐड करें, D ऐड करें, ठीक है। इसके बाद आप 2D 3D ये आपके जनरल फॉर्म हो जाएंगे। ये D जो होता है यही कॉमन डिफरेंस होते हैं, और जो कि आपका कितना क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आप पढ़ें, an इक्वल टू a प्लस n-1d। इस फार्मूला का भी आपको बहुत जगह इस्तेमाल देखने को मिलेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद आपका सम ऑफ n टर्म के लिए पढ़ना है, Sn के लिए पढ़ना है। तो Sn के लिए आपसे दो फार्मूला पढ़ना है। तो ये पहला फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 इंटू का 2a प्लस n-1d। ये आपको एक फार्मूला पढ़ना है। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म दिया रहेगा, इफ़ L इज द लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट AP सेज द nth टर्म देन द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP। अगर आपको L दिया है उसके बाद आपको Sn निकालना है, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस L। ये आपके Sn के फार्मूला हो जाएंगे, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपके इम्पोर्टेंट फार्मूला बनता है। जो आपका अगला चैप्टर है वो है ट्राइंगल्स चैप्टर। ट्राइंगल चैप्टर भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको सबसे पहले समझना है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट कब होता है, आपने 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट पढ़ा होगा। तो सिमिलर के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो है कि सेम शेप डिफरेंट साइड। लेकिन वही कॉन्ग्रुएंट फिगर कहने के लिए कि कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब सेम शेप होता है और सेम साइज होता है।
ये फ़र्क है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में। अगर हम ये ट्राइंगल ले, अगर इसका हम साइज बड़ा छोटा कर दें तो ये सिमिलर हो सकता है, फ़र्क साइज पे नहीं पड़ेगा, फ़र्क शेप पे पड़ेगा कि यहाँ भी हम ट्राइंगल ले रहे हैं, यहाँ भी ट्राइंगल ले रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए साइज जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा लेकिन सिमिलर होगा। अब सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो आपको समझना है। तो जो आपको 4 क्राइटेरिया पढ़ना है, सबसे पहला होता है एंगल, एंगल और एंगल। अगर 2 ट्राइंगल्स है वो सिमिलर कब होगा, जब उसके एंगल तीनों एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो हम उसको सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं। ये पहला क्राइटेरिया है सिमिलरिटी निकालने का। इसके साथ आप दूसरा जो है 2 एंगल हो गया तो वहाँ से भी हम सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही, एंगल सम प्रॉपर्टी का लगाएंगे तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तो 2 एंगल पे भी हम फिगर्स को सिमिलर कह सकते हैं अगर दोनों एंगल बराबर है तो। इसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया है वो एस 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 है, साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड इक्वल हो रहा है तो भी फिगर जो होंगे वो सिमिलर कहलाएंगे। इसके बाद चौथा क्राइटेरिया जो है वो है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से 2 साइड इक्वल होना चाहिए और 1 एंगल इक्वल होना चाहिए, तो भी फिगर जो होगा वो सिमिलर कहलाएगा और क्राइटेरिया जो लगेगा वो SAS लगेगा। इसके बाद आपको 2 थ्योरम पढ़ने जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। पहला थ्योरम इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। थ्योरम्स क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बहुत आसान थ्योरम है, इसको BPT के नाम से भी जानते हैं और थेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर हम एक ट्राइंगल्स की बात करें, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल्स है, ये लेट करते ये आपके ट्राइंगल्स है और इसमें हम कोई पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दे। ठीक है, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ABC और ये लाइन जो आपका हो जाएगा वो DE हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला साइड जो होगा और ये वाला साइड जो होगा इसका रेशियो जो होगा वो इस साइड के और इस साइड के इक्वल होगा, यानी AD अपॉन का GB इज इक्वल टू AE अपॉन का EC। यही है आपका BPT थ्योरम। और दूसरा जो आपको पढ़ना है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो बेसिकली क्या है, इस BPT थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है। क्या है, कन्वर्स थ्योरम है। ये क्या कहता है कि अगर आपका ट्राइंगल जो है उसके 2 साइड्स का रेशियो, यानी ये रेशियो अगर बराबर है तो ये ट्राइंगल जो होगा उसमें जो एक साइड होगा वो क्या होगा, पैरेलल साइड होगा, जो इसका कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है, इजी है। इसके बाद आपको जो है वो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के लिए भी एक थ्योरम पढ़ना है जो थ्योरम 6.6 है। ये क्या कहता है, रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। अगर 2 हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करें, ABC 2 सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, 2 सिमिलर ट्राइंगल की बात करें, ये आपका एक ट्राइंगल है और ये आपके दूसरे ट्राइंगल है, इसका नाम अगर हम ABC रखते हैं और ये आपका DEF है, तो इस 2 ट्राइंगल के जो एरियाज होंगे वो एरियाज कैसे निकलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये क्या होगा, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, यानी AB और इधर का DE, ये AB अपॉन में DE के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा, स्क्वायर के। इसी तरीक़े से जो दूसरा कोरस्पॉन्डिंग साइड है BC और EF, BC और EF, इसका आपको स्क्वायर के बराबर होगा और आपका AC और DF के स्क्वायर के बराबर होगा। AC अपॉन में DF के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से हम फॉर्मूला भी निकालते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का, जो कि इसी थ्योरम से निकलता है, बहुत इजी थ्योरम से। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या है, ग्राफिकल भी पढ़ना है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पढ़ना है। जो एक्स एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस नापते हैं तो उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिसको हम एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो डिस्टेंस हम वाई एक्सिस से नापते हैं इसको ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस चैप्टर से जो फार्मूला है वो पहला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, आपको 2 पॉइंट दिया है, तो पहला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 और y1 होगा, दूसरा का x2 और y2 होगा। और इस दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जिसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर हम ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालें, अगर ओरिजिन से निकालें, आपको पता है ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है, x भी 0 और y भी
0 होता है। तो अगर हम ओरिजिन से निकाल रहे हैं डिस्टेंस तो हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट आपका वहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला पढ़ना है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कोई लाइन है, ठीक है, ये आपका पी क्यू लाइन है, इसको कोई पॉइंट है, मान लो आपका पॉइंट आर है जो इसको काट रहा है, इस सेक्शन में काट रहा है, तो ये कोई रेशियो में काटेगा और इस रेशियो को हम क्या मानते हैं, इधर आपका m हो जाएगा m1 और ये आपका m2 हो जाएगा, ये रेशियो मानते हैं। और यहाँ से हम फार्मूला निकालते हैं सेक्शन फार्मूला का। तो पहला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये दो, इस तरह से हम दोनों कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके। इसके बाद अगर मिड पॉइंट में आपका सेक्शन फार्मूला निकालना है तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला क्या लगेगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मिड पॉइंट अगर दिया है सेक्शन फार्मूला में, आपको कह रहा है कोई लाइन है, अगर उसका मिड पॉइंट एकदम मिड से डिवाइड कर रहा है, मिड से कट कर रहा है, तो उसके लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपका अगला चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि ये बनता है कहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको जो बात समझनी है कि एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। इसके बाद आपको 3 साइड्स होते हैं, एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और दूसरा इसके बाद बेस होता है। तो ये हाइपोटेनस क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, सबसे बड़ी साइड जो होगी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस हो जाएगी। लेकिन अगर हम रेफरेंस एंगल की बात करें, रेफरेंस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। अगर हम इसको रेफरेंस एंगल मानते हैं तो इसके सामने वाला जो एंगल है, इस थीटा के सामने वाला एंगल वो परपेंडिकुलर होगा और जो अदर साइड होंगे वो बेस होंगे। लेकिन अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं, इस ए पे अगर हम एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा इसके सामने और ये वाला साइड जो है वो बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस जो बेसिकली चेंज होती है वो किस पे, रेफरेंस एंगल पे चेंज होता है। इसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना होगा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आपको 6 रेशियोज पढ़ने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और इसका आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए टी रेशियोज का, बहुत आसान है, इसके लिए बहुत सारे ट्रिक है, आपने देखा होगा। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है पी ओपन एच होती है, कॉस थीटा बी ओपन एच होती है और टैन थीटा पी ओपन बी होती है। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको आपको उल्टा कर देना है, तो एच ओपन पी हो जाएगा। कॉस जो होगा वो सेक का रेसिप्रोकल, तो इसको भी आप उल्टा कर देंगे। इसी तरीके से टैन और कॉट का कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। साथ में आपको एक रिलेशन भी याद रखना है कि रिलेशन आपको क्या याद रखना है, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, ये भी आपको बहुत जगह यूज करना होगा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। और कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो आपका कॉट हो जाएगा। इसके बाद कुछ एंगल्स पे भी आपको वैल्यू पूछते हैं और ये वाला टेबल भी आपको याद होना चाहिए। और इस टेबल को बनाने के बहुत इजी ट्रिक्स है और आपको एक इजी ट्रिक्स भी बताया गया, टॉपर ट्रिक्स भी बताया गया। आप उस ट्रिक्स के मदद से आप इस टेबल को आसानी से निकाल सकते हो और ये टेबल आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको टेबल याद कर लेना जिसके अंदर 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 इस सारे का वैल्यू पता होना चाहिए इस 6 रेशियो के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉट, सेक और कॉसेक, सभी के लिए ये वैल्यू याद होना चाहिए। इसके बाद आपको इस चैप्टर में 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा जो है वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो है वो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे, जो आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ आपको इस तीनों आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो है सर्कल, और सर्कल में आपका 2 थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है। थ्योरम 10.1 बात करें, जो पहला आपका थ्योरम है वो थ्योरम क्या कहता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर हम किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ले जाते हैं तो वो टेंजेंट रेडियस पे क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आपका पहला थ्योरम है जो बहुत इजी थ्योरम है। इसके साथ दूसरा थ्योरम जो आपको करना है 10.2 में, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ले जाते हैं तो ये दोनों टेंजेंट जो होगा वो इक्वल होगा, OA और OB इक्वल होगा। ये आपका थ्योरम नंबर 2 थ्योरम जो कहता है। ये 2 थ्योरम है जो आपको सर्कल चैप्टर से करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको आराम से अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहला एरियाज ऑफ सर्कल का या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का बात करें, बहुत इजी होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर।
और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें आपको सेक्टर और सेगमेंट देखने को मिलेगा, सेक्टर और सेगमेंट, तो दोनों का आपको एरिया अच्छे से याद करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, अगर सेक्टर का लेंथ पूछ रहा है एक आर्क के द्वारा तो थीटा अपॉन 360 इंटू का 2 पाई आर, और अगर आपसे एरिया पूछे तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट का आपको फॉर्मूला याद करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, जो सेक्टर होता है, कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर होता है, मेजर या माइनर जो सेक्टर होगा उसका एरिया है, और उसमें से हम उस कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर जो आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलेज है जो आपको इस फिगर में दिख रहे होंगे, इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। आपको 3 तरह से फार्मूला पूछा जाएगा आपके चैप्टर में। ठीक है, पहला आपको CSA TSA और वॉल्यूम के फॉर्म में पूछा जाएगा, यानी जो फिगर का बात करा जाएगा उसका वॉल्यूम पूछ सकता है, उसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया पूछ सकता है, और टोटल सरफेस एरिया पूछेगा। ये 3 फार्मूला आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला फिगर अगर हम क्यूबॉइड का बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा। फिर आपको CSA अगर इसका पूछे कर्व सरफेस एरिया तो 2 इंटू H L प्लस B, ये वाला आपको पढ़ना है CSA ऑफ क्यूबॉइड। और TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू का L इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू बी, ये आपके लिए हो जाएगा TSA ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूब का बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, A क्यूब साइड क्यूब, और CSA क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, और TSA क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। TSA क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। इसके बाद आपसे सिलेंडर का पूछेगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर का बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इसका CSA का बात करें तो CSA हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और TSA हो जाएगा 2 पाई आर इंटू का H प्लस आर। ठीक है, इसके साथ और भी आपको फिगर्स इसमें देखने को मिलेगा। राइट सर्कुलर कोन का बात करें, सिलेंडर देख लिया, अब कोन का बात करें तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। इसके बाद CSA का बात करें तो पाई आर एल हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद TSA हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, पाई आर इंटू का L प्लस आर, ये आपका TSA ऑफ कोन होगा। फिर आपको स्पेयर देखने को मिलेगा। स्पेयर का अगर आप वॉल्यूम पूछे 4/3 पाई आर क्यूब, और CSA का बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर, TSA का तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका स्पेयर के लिए हो जाएगा। हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, CSA 2 पाई आर स्क्वायर, और TSA जो हो जाएगा वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इतने फार्मूलाज जो है वो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से होगा, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर का बात करें तो अगला चैप्टर जो है वो स्टैटिस्टिक है। इसमें भी आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों का फॉर्मूला पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम मीन की बात करें तो मीन तो बहुत आसान होता है। मीन को हम ऑलमोस्ट एवरेज की तरह पढ़ सकते हैं। एवरेज आपको निकालना आता है तो वो ही मीन होता है। तो आपको एक तो मीन निकालने का एक फार्मूला जो होगा वो एवरेज वाला हो जाएगा, यानी जो भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा उसका सम करेंगे और उसके नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, जिस तरह से एवरेज निकलता है उसी तरीके से आपको मीन निकल जाएगा। बाकी एक और मीन आपको इस तरह एक्स अपॉन एक्स के ऊपर बार, ये आपको मीन का साइन होता है। तो मीन आपको एक ये फार्मूला पढ़ना है, सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये आपको फार्मूला पढ़ना है। ये तब लागू होता है जब आपका क्लास इंटरवल दिया रहे, फ्रीक्वेंसी दिया रहे, तो फ्रीक्वेंसी वाले में मीन निकालना हो तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो जो अपर क्लास लिमिट होती है और लोअर क्लास लिमिट होती है दोनों को ऐड करके 2 से हम डिवाइड करते हैं तो क्लास मार्क निकल जाता है। इसके बाद अगर हम मोड का बात करें तो मोड तो एक सिंपल होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आता है वो मोड होता है। ठीक है, इसके साथ मोड निकालने का आपको फार्मूला भी पढ़ना है। तो मोड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 या F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 इंटू माइनस F2 इंटू का H होता है। इंटू का क्या होता है, H आपका हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला में अब ये समझते हैं कि L क्या होता है। तो L जो होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है। सबसे पहले आपको मॉडल क्लास निकालना है, यानी मॉडल क्लास क्या होगा, जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उस क्लास इंटरवल को, उस क्लास को हम कहते हैं मॉडल क्लास। और उस क्लास का जो लोअर लिमिट होगा, जैसे मान लो आपका मॉडल क्लास जो है वो 10-15, ये वाला जो इंटरवल है ये मॉडल क्लास है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट है। अगर फ्रीक्वेंसी आपको हाईएस्ट दिख रही है
तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा। और इस क्लास का जो लोअर लिमिट है यानी 10 जो लोअर लिमिट है ये आपका L कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 क्या होता है, F1 की बात करें तो F1 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो F1 होता है। फिर F0 या F0 की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जो कि मॉडल क्लास से पहले वाले होते हैं, जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी होता है, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपको देखना जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उससे पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी F0 हो जाएगा। फिर F2 का बात करा जाए तो F2 को कौन होगा, जो मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगा। और H क्या होगा, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल होगा जो कि इक्वल ही होता है। तो ये आपको उसका वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद इस पर फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपका आंसर आराम से बन जाएगा। इसलिए फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन के भी दो तरीके से फॉर्मूला है। एक तो आपको n/2 और n+1/2 वाला पढ़ना है जो कि ऑड और इवन के लिए होता है। ये तब निकालना होता है जब आपको ऑड इवन करके ऑब्जर्वेशन निकालना हो, तो इवन के लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ऑड के लिए n+1/2 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के क्लास के अंदर ही एक NCERT में ये फार्मूला भी गिवन है और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फार्मूला क्या है, L+n/2 - CF/F × का H। अब इसमें भी समझते हैं कि ये क्या है, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। वही मीडियन क्लास सबको सबसे पहले पता करना है। मीडियन क्लास तो क्या होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो क्लास कहलाएगा मीडियन क्लास। और उस क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो आपका L कहला जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम n कहते हैं, जो ऑब्जर्वेशन की टोटल नंबर होगी उसको n कहेंगे। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो क्लास मीडियन क्लास के पहले की होती है। मीडियन क्लास के पहले की जो फ्रीक्वेंसी हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो CF कहलाएगा। इसके बाद F क्या होगा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो F होगी। और H क्या होगा, क्लास साइज होगा जो कि इक्वल ही होता है, टू बी इक्वल, ठीक है। तो ये आपके स्टैटिस्टिक वाले चैप्टर से हो गया। अब आपका जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को आप समझते हैं और इसमें जो फॉर्मूला, पहली बात प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, उसको हम लिखते कैसे, PE से लिखते। किसी भी घटना का जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, प्रायिकता है, उसको हम PE से लिखते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E यानी कोई इवेंट E और अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी जितने आउटकम फेवरेबल है और जितने पॉसिबल बन सकते हैं उस दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। इसके साथ में आप एक फार्मूला पढ़ते होंगे PE + PE0। ये जो E0 है ये आपका होता है नॉट प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, नॉट प्रोबेबिलिटी। जो E के ऊपर बार लगा हुआ है ये नॉट प्रोबेबिलिटी होता है। और इस दोनों का सम कितना के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। कितना के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ये आपको याद रखना। यहाँ से हम PE0 का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। PE0 क्या होगा, 1 - PE होगा, ठीक है। इसके साथ में आपको 3 बेसिक चीज़ पढ़ना, बेसिक कंसेप्ट है जो आपको प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम कॉइन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो कॉइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉइन में 2 चीज़ होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालना है कॉइन में। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, अगर एक कॉइन को टॉस करें तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकल जाएगा। अगर आप पॉसिबल आउटकम पता कर लेते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कैसे निकालेंगे, जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, 2 कॉइन को टॉस करेंगे, दोनों को एक साथ टॉस करा जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए बहुत ईजी फार्मूला है, आपको 2n लगाना है। क्या लगाना है, 2n फार्मूला लगाना है। 2n फार्मूला क्या कह रहा है, ये फार्मूला आपको टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम बताएगा एक कॉइन के लिए। जहाँ पे ये n क्या है, n है नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस। जितनी बार हम कॉइन को टॉस करेंगे, जैसे मान लो एक कॉइन को टॉस करा जा रहा है तो उसमें आपको टोटल पॉसिबल आउटकम निकालनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर n की जगह पे 1 लगा देंगे, यानी 2 to the power 1 जो कि कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 सिक्का को उछाला जाएगा तो 2 का पावर 2 जो कि कितना निकलेगा, 4 होगा। और अगर हम 3 सिक्का को उछालते हैं, 3 सिक्का को एक साथ अगर टॉस करा जाए तो 2 to the power 3 जो कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। इसके साथ दूसरा जो कंसेप्ट है वो डाइस का कंसेप्ट है। डाइस में आप जानते हैं कि 6 तक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी अगर हम एक बार डाइस को थ्रोड करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें टोटल पॉसिबल ऑफ आउटकम के लिए फार्मूला जो है वो 6n है। यहाँ पर भी n क्या है, नंबर ऑफ टाइम
जो डाइस को थ्रो करा गया है वो नंबर ऑफ टाइम, अगर एक बार हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 का पावर 1 यानी 6 जो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो 6 बनेंगे। अगर हम इसको 2 बार थ्रो करते हैं तो इसमें पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। ठीक है, तो यह पॉसिबल आउटकम निकालना है। तीसरा कंसेप्ट जो है वो है कार्ड के बारे में, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कार्ड के बारे में। कार्ड के बारे में आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ पढ़ लो। कार्ड की संख्या की अगर हम बात करें तो कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, इतना तो आपको पता होगा, 52 कार्ड होते हैं। अब कार्ड जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। तो ब्लैक की संख्या कितना हो जाएगा, 26 ब्लैक हो जाएगा और 26 रेड हो जाएगा, टोटल मिला के 52 हो जाएगा। अब ये जो 26 है ये भी 2 तरह से दिखते हैं। ब्लैक में भी 2 तरह होता है, एक स्पेड्स होता है और एक क्लब्स होता है। ठीक है, स्पेड्स की संख्या भी 13 होती है और क्लब्स की संख्या भी 13 होती है। फिर वही रेड कार्ड में अगर हम बात करें तो रेड कार्ड भी 2 तरह से पाया जाता है, एक हार्ट्स कार्ड होता है और एक डायमंड्स कार्ड होता है। जो हार्ट का कार्ड होता है वो 13 होता है और डायमंड्स का भी 13 होता है, दोनों मिला के 26 हो जाता है और इधर भी ब्लैक में 26 होता है। अब ये जो कार्ड होता है वो कितना कार्ड होता है और क्या क्या नंबरिंग होती है, तो 2 से लेके 10 तक नंबरिंग होती है कार्ड पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आपका के होता है यानी कि किंग होता है, फिर आपका जैक्स होता है और आपकी क्वींस होती है और एस होती है। ठीक है, इसके बाद एस होती है और एस जो है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, जिसमें आपका के, जे और क्यू ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, तीनों फेस कार्ड होते हैं। तो 3 करके टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड की बात करा जाए तो फेस कार्ड कितने होंगे, 12 होंगे। कितने फेस कार्ड होंगे, 12 फेस कार्ड होगा। एक कार्ड का अगर हम सेट की बात करें जिसमें 52 होते, उसमें फेस कार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो 12 होंगे, जिसमें के, जे और क्यू यानी किंग, जैक्स और क्वीन ये फेस कार्ड होते हैं, जो कि स्पेड्स में भी होंगे, क्लब्स में भी होंगे, हार्ट्स में भी होंगे और डायमंड्स में भी होंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको कार्ड्स के बारे में पढ़ना है प्रोबेबिलिटी से। तो ये आपके सारे चैप्टर का रिवीजन हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम, रूल और आपके फार्मूला हो। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपर सिस्टम का टेलीग्राम है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार अगर आप पीडीएफ अच्छे से कर लेते हैं तो आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो भी समय बाकी है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आने वाली है। ठीक है ना, मैथ्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब भी आपको कराया जाएगा। तो उसके लिए इस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक